On a daily basis, we have been interacting with so many UPSC aspirants. And बहुत से ऐसे UPSC aspirants हैं जो कहते हैं कि they are done with their reference books, NCERTs, and उसके बाद भी जो D-Day होता है, that means prelims, वो अपनी नॉलेज को सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते हैं. एंड इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी निकलता है कि जब एस्पिरेंट्स, जो ऐसे एस्पिरेंट, एंड उनका ये कहना है कि दे आर वेल वर्स्ड विद देयर मेंस, क्योंकि डेली आंसर राइटिंग भी उनकी कंटिन्यूसली चल रही है ओवर द टाइम, बट सिलेबस कंप्लीशन भी है, रेफरेंस बुक भी कंप्लीट हो चुकी है, दे आर डन विद देयर एनसीईआरटीज, बेसिक्स भी है, मे बी मेंस भी बहुत अच्छा जाए, बट उनको मेंस लिखने का मौका नहीं मिल रहा है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स. अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि नॉलेज है, सब कुछ है, वो चीज़ इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रही है व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स और द D-Day, या जिस दिन भी एग्जामिनेशन होता है. तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, या जो कनेक्टिंग डॉट्स है, जो आपकी नॉलेज को इस प्रैक्टिस के साथ लिंक करता है. लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत से एस्पिरेंट्स ये समझ नहीं पाते हैं कि उनको ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कैसे देनी है, कब देनी है, किस तरीके से एनालाइज करना है. सो मेनी क्वेश्चंस. हालांकि इसके जवाब, इन सब क्वेश्चंस के कई सारे मल्टीपल जवाब मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, बट इसके बावजूद भी एक रियल आंसर, एक प्रॉपर आंसर या स्ट्रैटेजी मिल नहीं पाती. तो आज के इस सेशन में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि एक राइट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होती क्या है, आपको कब टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, किस तरीके से आपको स्मार्टली अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करना होगा. इन सब पर जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं. हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह और आप देख रहे हैं श्रीराम साइंस, और मेरे साथ अमन सर हैं, जिनके साथ हम ये सारा डिस्कशन जो है करेंगे कि किस तरीके से प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होती है, क्या रोल होता है, एंड किस तरीके से वो नॉलेज को एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करने की हेल्प करती है. सो अमन सर, वेलकम टू दिस सेशन. थैंक यू ऋषभ. सो सर, सबसे पहला क्वेश्चन यही कि जैसे मैंने आपसे बताया कि प्रैक्टिस स्टूडेंट्स करते हैं बट नहीं कर पाते हैं, वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मॉक टेस्ट देना नहीं चाहते. सो ऐसा क्यों होता है कि स्टूडेंट्स आर अफ्रेड टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट? मतलब वो साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे? ऋषभ, एज यू ऑल नो दैट कि ये एग्जाम जो है ये थोड़ा टीडियस है. टेम्परामेंट का इसमें बहुत बड़ा एक इशू है क्योंकि ये 1 साल तक चलता है. इट्स नॉट लाइक अदर एग्जाम्स विच वी हैव इन दिस कंट्री एज ऑफ नाउ. तो वहाँ पर क्या होता है, इतने लंबे प्रोसेस के कारण एक सेल्फ डाउट आ जाता है, ठीक है ना. साथ ही साथ क्या होता है कि कहीं ना कहीं परफेक्शनिज्म की भी एक सोच रहती है स्टूडेंट्स के अंदर कि जब हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, जब हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तभी हम अपीयर होंगे फॉर अ पर्टिकुलर टेस्ट, ठीक है. जबकि अगर हम कट ऑफ्स देखें प्रीलिम्स की तो वो तो 50% के ऊपर भी कम होती चली जा रही है, वो 50% के ऊपर भी नहीं है. तो वो परफेक्शनिज्म, वो सेल्फ डाउट जो है, वो कहीं ना कहीं लीड करता है एक स्टूडेंट को कि वो एंड तक रुका रहे और आखिरी के 2-3 महीने में मार्केट में जो भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, विदाउट टेकिंग देयर नेम्स, दे पिक इट अप, दे कीप ऑन डूइंग इट, दे मेक नोट्स आउट ऑफ इट, रैंडमली दे आर डूइंग इट. यस, दे डू इट, ठीक है, विदाउट अ स्ट्रैटेजी, विदाउट अ पर्टिकुलर थीम, दे प्रोसीड विद दैट, और इवेंचुअली इट एंड्स अप इनटू टू मच मटेरियल इन द लास्ट 1 to 2 months. जिस टाइम पे रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी देने हैं और कंपाइलेशन भी करना है. और जैसा कि टॉपर्स जिनके लिए कि प्रीलिम्स निकालना इतना बड़ा इशू नहीं रहा है, जरूरी नहीं है कि वो टॉपर्स ही हो, बट कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स हैं जिनका कि प्रीलिम्स हमेशा बिना किसी इशू के निकल जाता है. उनका अगर हम मेथोडोलॉजी देखें या उनका एटीट्यूड देखें तो व्हाट वी फाइंड इज दैट कि वो कहीं ना कहीं बहुत पहले से मुस्तैदी के साथ अपने प्रिपरेशन को चेक करते रहते हैं, ताकि ये सेल्फ डाउट और ये सारी जो इश्यूज हैं इनसे वे दूर रहे. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, चूंकि ग्रेजुएट्स ही ये एग्जाम दे सकते हैं, और चूंकि यूपीएससी ने क्राइटेरिया ग्रेजुएट्स का रखा और एक वेल एजुकेटेड पर्सन की बात कर रहा है यूपीएससी नोटिफिकेशन, सो व्हाट बेसिकली यूपीएससी रिक्वायर्स इज दैट कि सेल्फ असेसमेंट जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करेगा. चलिए, असेसमेंट तो टेस्ट सीरीज करवा देगी आपका, लेकिन उसके बाद ये एनालाइज करना कि मेरे कौन से वीक एरियाज हैं, इन सब के लिए स्टूडेंट को भी वो पहला स्टेप लेना पड़ेगा. ओके, आपने एक टर्म बोला मुस्तैदी के साथ असेस करते रहते हैं. ये कैसे असेसमेंट होती है, ये और ये कब करना चाहिए? ये असेसमेंट ऐसे होता है, ये कब करना चाहिए, इसके लिए व्हाट माय ओपिनियन इज दैट, एंड एज पर आवर डिस्कशन विद द टॉपर्स और द पीपल हु कॉल देमसेल्फ प्रीलिम एक्सपर्ट्स, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रीलिम्स एक्सपर्ट्स. उनका प्रीलिम्स नहीं रुकता है. इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन यही रहता है कि वो बहुत ही स्टार्टिंग से, कहने का मतलब सपोज कीजिए कि ये एक यूपीएससी का नया साइकिल स्टार्ट हो गया है, अगले साल 24 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है, ठीक है, वी ऑल नो दैट, ठीक है. तो वो अभी से ही क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज जो है या फिर जो मॉक टेस्ट है वो लगाने लग जाते हैं. अभी मतलब अभी कहने का मतलब जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होता है, नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स है 2026 में, यस यस, एंड वी आर इन द मंथ ऑफ जुलाई. So they started, some start early also, but July is the best month for that because now
थोड़ा बहुत क्या होगा आफ्टर लास्ट प्रीलिम्स वो कहीं ना कहीं वापस से इस धारा में आ गए होंगे जो मेन धारा है अबाउट प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी एग्जाम, तो उसमें लौट गए होंगे। तो जो भी पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, उसका असेसमेंट करते हुए चल रहे होंगे और साथ ही साथ नोट्स भी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते हुए चल रहे होंगे। नोट्स थ्रू टेस्ट्स, not first notes and then test, because that is most effective technique. Okay. At the end of the day, it is an exam. ये क्रैक करना है, यूनिवर्सिटी नहीं है ये कोई कि आप एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ते ही जा रहे हैं। आपको एग्जाम क्रैक करना है तो उसका नैक डेवलप करना बहुत जरूरी है। आपने कहा कि स्टूडेंट्स चेक करते रहते हैं और आपने कई सारी चीजें बता दी, बट अगर मैं आपसे समराइजेशन में पूछूं कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज फॉर एनी एस्पिरेंट, जैसे अगर इफ आई एम एन एस्पिरेंट एंड आई एम रीडिंग बुक्स, आई एम डूइंग करंट अफेयर्स, सो अगर मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए तो उसका रोल क्या होगा मेरी प्रिपरेशन में? इज इट ओनली दी दैट आई विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट माई नॉलेज थ्रू प्रैक्टिस और समथिंग एल्स? देखिए, नॉलेज थ्रू प्रैक्टिस तो होना ही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एप्लीकेशन मैटर्स। आपने बहुत पढ़ लिया है, यूपीएससी का सिलेबस वेग है, वी ऑल नो दैट, इट्स वेरी वेग, तो एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ क्या है, कहीं ना कहीं एक एस्पिरेंट को ये भी देखना है कि मैं रियल टाइम सिनेरियो को कितनी बार रिविजिट करता हूं, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं, जैसे कि राजा बलि की स्टोरी है बहुत फेमस, कि राजा बलि के सामने वैसे ही शक्तियां आधी हो जाती थी, वैसे ही सेंटर पे भी कहीं ना कहीं शक्तियां आधी हो जाएंगी। तो इसलिए प्रिपरेशन एक रात पहले शुरू हो जाती है शक्तियां जाना। हाँ, तो इसलिए कहीं ना कहीं खुद को प्रिपेयर करना पहले से, रियल टाइम सिनेरियो पे सेंटर पे जाके देना। अगर सेंटर पे नहीं दे पा रहे हैं तो भी क्या है, ऑनलाइन इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना एट देयर होम और वेरेवर दे आर स्टडिंग, कि आप रियल एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहो हमेशा। ठीक है ना? कहने का मतलब ये कि ये प्रिपरेशन तो क्या है, वेगनेस के कारण हमेशा ही चलती रहेगी। एक इंसान जो 4 इंटरव्यू दे चुका है, उसके लिए भी पढ़ने के लिए बहुत चीजें रह जाती हैं। कई बार वो इंटरव्यू, वो प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाता। हाँ, तो इसलिए वो पढ़ना तो हमेशा चलता रहेगा, प्रोसेस है वो। ठीक है ना? आगे ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे तो भी पढ़ना है, ठीक है ना? लेकिन असेसमेंट जो है एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो बहुत जरूरी है कि आप बार बार करते रहें और रियल टाइम सिनेरियो में करते रहें, और साथ ही साथ ऐसे टेस्ट सीरीज की तरफ देखें जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इनकलकेट किया गया है, उस ट्रेंड को समझा गया है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि एक्स्ट्रा ध्यान देने की है फॉर एन एस्पिरेंट। ओके, सो ये रियल टाइम सिनेरियो मींस ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स होते हैं, जैसे बियॉन्ड प्रिपरेशन या बियॉन्ड, जैसे मई में है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहती है, आपका सेंटर कहाँ पे रहता है, तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रहती हैं। प्लस आपको 2 घंटे में टेस्ट सीरीज या एग्जामिनेशन देना है, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अपार्ट फ्रॉम दिस प्रैक्टिस थ्रू नॉलेज के अलावा ये सारी चीज़ें रहती हैं। ओके, वेल एंड गुड। अब सर, मैंने डिसाइड कर लिया है कि आई वांट टू एनरोल इन सम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। अब इसका टाइमिंग क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि 2 तरह के कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं। एक को लगता है कि मैं जैसे प्रिपरेशन शुरू करता हूं मार्च से, मैंने मार्च 2025 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। अब मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि मैं जुलाई में हूं, आई एम इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने एनसीईआरटी कर ली है, मेरा एक बेस प्रिपेयर हो गया है, और पर मैं ये चाह रहा हूं कि नहीं यार, अभी मुझे अभी मेरे को मेंस के और टॉपिक्स कवर करने हैं, अभी मुझे रेफरेंस बुक्स भी करनी है। तो जब मैं सारी चीजें कर लूंगा, देन इन द मंथ ऑफ जनवरी नेक्स्ट ईयर और फरवरी नेक्स्ट ईयर आई विल स्टार्ट टू गिव मॉक टेस्ट। दूसरे सेट ऑफ स्टूडेंट्स ये होते हैं जिनको लगता है कि यार मैं मार्च से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, नाउ इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त, और अब मैं एक ऐसी पोजीशन में हूं जहां पे मैं टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता हूं। तो इस करेक्ट टाइमिंग कोई है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज देने की, या दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, वो अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक कहीं ना कहीं एक जो इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है उससे बचना चाहिए। जहाँ तक 2 सेट ऑफ टाइमिंग्स की बात है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से ये चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये देखता हूँ कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो कई बार क्या होता है, दूसरे की स्टोरी से इंस्पायर होते हैं। ठीक है ना? इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम भी कहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय दैट। व्हाट आई मीन बेसिकली इज दैट कि आप अपनी सिचुएशन को अपने हिसाब से एसेस करो और ये समझो कि अगर लगातार ऐसे कई सारे एस्पिरेंट्स रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनका निकल गया है, जैसे इस बार की भी जो रैंक 1 रही हैं, उनके भी इनिशियली प्रीलिम्स एग्जाम नहीं निकल रहे थे। अगर उनका जजमेंट भी इसी तरीके से रहता कि हर साल वो प्रीलिम्स, जिस साल उनका रैंक 1 निकला, अगर उस साल भी प्रीलिम्स में अगर वो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन नहीं करती, नहीं ध्यान रखती, तो यस, मॉक टेस्ट पर, क्योंकि वही एक तरीका है ना अपने आप को जज करने का अर्ली बिफोर, बिकॉज देखो फेब जनवरी से वंस द साइकिल स्टार्ट्स, जैन ऑनवर्ड्स इन द नेक्स्ट ईयर 2026,
जैन एक पैनिक बटन भी स्टार्ट हो जाता है। जैन ऑनवर्ड्स तो सब पढ़ेंगे, ठीक है ना, व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंट फ्रॉम देम, ठीक है। तो इसलिए ईयर राउंड टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या करती है ना, आपको एक रियलिटी चेक देती रहती है फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ, ठीक है। आपको अपने वीक एरियाज पता होने भी तो बहुत जरूरी है, अदरवाइज वर्क किस पे करोगे आप, सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए अपने वीक एरियाज, और कई बार ये हो सकता है, कई सारे एस्पिरेंट्स के केस में हमने देखा है, उनसे जब पूछा जाता है कि अच्छा विच सब्जेक्ट यू आर कंफर्टेबल विद, दे से दे आर मोस्ट ऑफ देम से पॉलिटी, ठीक है ना, पॉलिटी और हिस्ट्री, आजकल आईआर भी हो गया है, आईआर भी हो गया, इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटी ओनली। सो द थिंग इज कि when they say that and when they appear in the exam, तो कथनी और करनी में काफी फर्क हो जाता है, ठीक है ना। तो जो कथनी और करनी का फर्क है उसे हमें कम करना होता है। इसके लिए हमें, इसीलिए हमें जरूरी है कि हम स्टार्टिंग से ही, कहने का मतलब जैसे जुलाई का मंथ है, 20th जुलाई, जो हमारी जैसे कोई स्टूडेंट उसने मार्च में शुरू किया तो उसको जुलाई से प्रिपरेशन टेस्ट दे देना स्टार्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा और अपने नोट्स उसके अराउंड बना सकता है वो, ठीक है। और दूसरी बात, सपोज एक तो उसके नोट्स बने हुए हैं एंड एक टेस्ट सीरीज के सेपरेट नोट्स के साथ बन जाए, ठीक है, और साथ ही बन जाए, और साथ ही साथ ये भी इंश्योर हो जाए कि हाँ ठीक है, मेरी ये वीक एरियाज हैं, ठीक है, मैंने ये पढ़ लिया था, मैंने एक रीडिंग लगा ली या 2 रीडिंग लगा ली, उसके बावजूद भी ये टेस्ट मैं नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ठीक से नहीं परफॉर्म कर पा रहा हूँ, तो इससे मुझे एक्स्ट्रा ध्यान देना है। और इसके साथ साथ आफ्टर दिसंबर जैन ऑनवर्ड्स वील बी रनिंग आवर प्रीलिम्स मास्टरी कोर्स, दे कैन रीजॉइन इट, जैसे हर जगह मार्केट में ही होता है, लेकिन हाँ वो और अपने हथियार को और ज्यादा शार्पन कर सकते हैं, ठीक है ना। रियल एग्जाम के पहले जितनी शार्पनिंग करनी है उतनी करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी पहला उस पर चोट मारनी चाहिए हथियार पे, उसके बाद जैन ऑनवर्ड्स उस हथियार को शार्पन करने के फाइनल स्टेज पे बढ़ना चाहिए। राइट टाइमिंग ये है कि अगर कोई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है मार्च से, तो उसको जुलाई तक जो है अपना स्टार्ट कर देना चाहिए, एंड जो भी फिर उसको लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस में दिक्कत आ रही है तो उस पर काम कर देना चाहिए। एंड इस वजह से सेक्शनल टेस्ट देना जरूरी होता है। फर्स्ट यू विल गिव दिस सेक्शनल टेस्ट, देन आप जो है फुल लेंथ की तरफ आप जा सकते हैं। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि टेस्ट सीरीज को एनालाइज कैसे करें। मुझे लगता है 75 to 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज में एनरोल होते हैं, टेस्ट देते भी हैं, बट उनको समझ नहीं आता है कि मेरे तो टेस्ट भी अच्छे गए हैं, बट समहाउ जब प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है तो वो सेम सक्सेस रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं। अब 2 इसमें क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि आपको क्या, जब आपने टेस्ट सीरीज दी, सपोज किए मैंने पॉलिटी की टेस्ट सीरीज दी और कुछ चीजें मुझे वहां पे निकल के आई जो मैंने नहीं पढ़ी थी, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, सो मैं उस इंफॉर्मेशन को अपने नोट्स में नोट डाउन करूंगा एंड आई विल सिंपली मग इट, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा ये होता है कि 200 का एग्जामिनेशन है, उसमें 100 प्लस आ गई तो वी आर हैप्पी कि भाई यार 100 के ऊपर आ रहा है तो डेफिनेटली निकल जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं, क्या यही 2 तरीके हैं या एक्चुअल में कोई और ऐसा वे है जो एनालिसिस में होती है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं? आपका क्या टेक है कि टेस्ट सीरीज को एनालाइज कैसे करना चाहिए? देखिए, टेस्ट सीरीज का असेसमेंट क्या है, वो बहुत ही आई नीड टू से दैट उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट की जो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी है ना, वो बहुत रोल में आता है, ठीक है ना। उसका बहुत इंपॉर्टेंट से है, बिकॉज सी द थिंग इज, आपको कोई देख रहा हो ना हो, खुद तो देख ही रहे हैं हम, अपनी स्टोरी के खुद तो हीरो हैं ही कम से कम, ठीक है। तो अपनी स्टोरी जो है वो ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़े, ताकि फाइनल एग्जाम में ये ऑनेस्टी रेप्लिकेट हो इनटू रिजल्ट, ठीक है। इसके लिए यू नीड टू बी वेरी मच विजिलेंट अबाउट हाउ यू आर परफॉर्मिंग इन द टेस्ट। ऑफ कोर्स हम जो है एडेड एडवांटेजेस यहाँ पे हमारी तरफ से ये रहेंगे इन द टेस्ट सीरीज, श्रीराम IAS टेस्ट सीरीज, इज दैट कि एक मेंटरशिप का फ्री कॉल विल प्रोवाइड दैट, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है तो ऑफ कोर्स ऑल द डाउट्स, all the queries which you have with the paper, हम we'll attach discussion classes also. You can see those discussions through portals and all, and you can be well equipped with whatever doubts you have, you can get it solved there. उसके बावजूद भी अगर issue होता है तो we are always free for our students, our aspirants. Okay, they can come and discuss everything if they are unable to assess their own mistakes. But what I would सजेस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स इज दैट कि कहीं ना कहीं आप लोगों को वो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी रखनी पड़ेगी, सो दैट यू आर एबल टू असेस योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप खुद को असेस नहीं करेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप ही को एग्जाम निकालना है, ठीक है, तो वी कैन प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। जैसा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि ब्रह्मा जी खुद भी उतर के आ जाएं, मेहनत जो है वो खुद ही करनी है। तो जो भी एरियाज हैं उनको लेकर यू टू नीड टू बी, स्टूडेंट नीड टू बी वेरी विजिलेंट कि अच्छा ये मेरे वीक एरियाज है, मैं किसी को स्ट्रांग मानता हूं, क्या उसमें भी कोई पर्टिकुलर पोर्शन है जो मेरा वीक है। एक एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाता है
एक असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे दिक्कत हो जाती है, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो डेफिनेशन बेस्ड होता है, वहां मुझे दिक्कत आ जाती है। इन एरियाज को भी मैप करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वी हैव मैट्रिक्स एंड एवरीथिंग टू एनालाइज दीस काइंड ऑफ थिंग्स, बट द स्टूडेंट विल हैव टू टेक दैट स्टेप, he will have to come up to us and ask those doubts. ओके, एंड व्हाट अबाउट द न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब उसमें मगअप करना चाहिए, वी हैव टू स्किप दैट इन्फॉर्मेशन, वो कैसे रहता है? देखिए, हम सिर्फ ये देखें कि जैसे बहुत सारे जैसे प्रिलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे गेस वर्क आपको कभी कभी करना रहता है, एंड उसकी रियल प्रैक्टिस आपको टेस्ट सीरीज से निकल जाती है यार कि मैंने वहाँ पे गेस वर्क किया था, मेरे हिट रेशियोज या मेरे फॉल्स रेशियोज कितने, वहाँ से एक आइडिया आ जाता है। तो मगअप जैसे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वी हैव टू मगअप, क्या उसे हमें नोट्स में करना चाहिए, या फिर हम सिंपली अपना एसेस करें कि हाँ हम कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं, जहाँ पे हमको श्योर शॉट पता है हमें वहीं पे तरफ जाना है, गेस वर्क अवॉइड करना है या गेस वर्क करना है, क्या चीज़ें हैं इस पर? इस पे देखिए, एक बात तो समझिए, जो आप बोल रहे हैं न्यू इन्फॉर्मेशन, तो यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर को अगर पिछले 5-10 साल के आप एनालाइज करोगे तो देयर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कम। द क्वेश्चंस, द पर्टिकुलर फैक्ट्स व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट ऋषभ हियर आर शॉक वैल्यू क्वेश्चंस, ठीक है ना। शॉक वैल्यू क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपने ऑफ कोर्स नहीं पढ़े होते हैं। नहीं, शॉक वैल्यू आई विल कम ऑन दैट, ठीक है। शॉक वैल्यू क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि आपने फर्स्ट टाइम पढ़े, ठीक है ना। अब देखिए, शॉक वैल्यू क्वेश्चंस यूपीएससी पूछेगा, क्योंकि देखिए यूपीएससी के लिए आपका नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा है, वो साइकोलॉजिकली भी आपको टेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। इस तरह के फैक्ट्स डाल के वो साइकोलॉजिकली भी आपको असेस कर रहा है। इसके अलावा जो बात ये है कि अगर वो पोर्शन आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है ना, और टेस्ट में वो आ गया है, ठीक है, बट वो रेलेवेंट है क्या? ऑफ कोर्स वो रेलेवेंट है, तभी वो टेस्ट का पार्ट बना है, ठीक है। जैसे कि पिछले साल जब व्हेन वी वर कंडक्टिंग आवर शीलाम्स डिसिप्लिन टेस्ट व्हिच वी स्टार्टेड इन दिसंबर, विद दिस ईयर वी आर स्टार्टिंग दिस इनिशिएटिव इन दिस मंथ इटसेल्फ, जुलाई में ही, 20 जुलाई वी आर स्टार्टिंग इट। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उस टाइम पे जब हमने करना स्टार्ट किया तो व्हाट वी फाउंड इज दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टोल्ड अस कि द क्वेश्चंस व्हिच यू आर आस्किंग सर इज नॉट फ्रॉम द बुक व्हिच आई रेड, which is actually absurd, ठीक है, because UPSC didn't prescribe any book, UPSC तो बुक प्रिस्क्राइब ही नहीं करता है। तो फिर कहने का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट को हमेशा से प्रिपेयर करना चाहिए फॉर द वर्स्ट, ठीक है ना। सपोज करिए कि उसने सब कुछ पढ़ लिया है, पर जिन सोर्सेज से पढ़ा है उन सोर्सेज से पेपर नहीं आता है, तो क्या वो एग्जाम में पेपर पे ये लिख सकता है कि ये मैंने वहां से नहीं पढ़ा है तो आप नहीं पूछ सकते हैं? ऑफ कोर्स यूपीएससी पूछ सकता है, वो कहेगा टॉपिक में से, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन आती है अभी तक नहीं हुई है, जस्ट ट्राई टू ऐड दोस थिंग्स इन योर नोट्स। और जब क्लास में वो चीज पढ़ाई जाएगी आपको, टॉकिंग अबाउट द न्यू एस्पिरेंट्स जिनके अटेम्प्ट हो गए हैं, एक अटेम्प्ट एटलीस्ट हो चुका है और दे आर डन विद द फाउंडेशन कोर्सेज, उनके पास तो ये बहाना नहीं है। पर जो स्टूडेंट्स एकदम नए हैं उनके लिए भी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम उन्होंने कोचिंग ली या फर्स्ट टाइम खुद से पढ़ाई की, उनके लिए ये बात मैं मान सकता हूं, बट वो भी वो पॉइंट्स को रख सकते हैं और साथ ही साथ दे कैन मेक श्योर कि जब वो पढ़े उस पोर्शन को या फिर उनकी फैकल्टी उनको ये पोर्शन पढ़ाए तो बस वो इंश्योर करें कि वो वाला पोर्शन वहां कवर हो रहा है कि नहीं। कहीं ना कहीं एक चेक भी है, आप जहां भी फाउंडेशन कर रहे हो, श्रीराम्स में कर रहे हो या किसी और इंस्टीट्यूट में कर रहे हो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है, वहां पर ये क्वेश्चन सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन बेसिकली एक चेक रहेगा कि जो डायरेक्शन है आपकी पढ़ाई का वो ठीक है कि नहीं। सो सर, अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि स्टूडेंट्स अफ्रेड क्यों हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का रोल क्या है, व्हाट इज द करेक्ट टाइमिंग ऑफ गिविंग प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, और कैसे टेस्ट को एनालाइज करते हैं। अब सर हम श्रीराम्स IAS की टेस्ट सीरीज, जिसको आप बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो ये जो भी चीज़ें हमने जो डेरिवेटिव्स हमने जो अभी डिस्कस किए हैं, जो प्रीलिम्स IAS, जो श्रीराम IAS की टेस्ट सीरीज है, मार्केट में बहुत सी टेस्ट सीरीज है, आपको भी पता है, तो जो श्रीराम्स IAS की टेस्ट सीरीज है, इसमें किस तरीके से इन डेरिवेटिव्स को हमने ऐड किया हुआ है और कैसे ये स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे ओवर द ईयर अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में। देखिए, जो श्रीराम्स IAS की जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, आई वुड लाइक टू टेल टू ऑल ऑफ आवर एस्पिरेंट्स इज दैट कि पहली बात तो ये है कि जो एक बेसिक डिफरेंस है हमारी टेस्ट सीरीज का फ्रॉम द अदर सीरीज इज दैट वी फॉलो ओनली स्टैंडर्ड सोर्सेज। अब स्टैंडर्ड सोर्सेज का मतलब क्या है, पहले तो उसका डेफिनेशन पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हेन आई से स्टैंडर्ड सोर्सेज, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम अप विद रेफरेंस बुक्स, ठीक है ना। आई वोंट नेम दोज बुक्स, आई हैव नथिंग अगेंस्ट दोज बुक्स, बट द थिंग इज पॉपुलर बुक्स, यस द पॉपुलर बुक्स, ओके। द थिंग इज कि जब तक आप रेफर नहीं करोगे एनसीईआरटीज को, जब तक आप डीडी बसूस नहीं रेफर करोगे, मैं ये बात समझ सकता हूं कि एक स्टूडेंट के लिए वंस ही इज डन विद द फाउंडेशन कोर्स, किसी ने उसे पढ़ा दिया है, उसके बाद वो रेफरेंस बुक्स रेफर कर रहा है, इट मेक सेंस। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस बार भी यूपीएससी के जो क्वेश्चंस आए, जब हम उन्हें ढूंढने गए, जब उनके आंसर की वी वर डेवलपिंग, ठीक है, तो
तो उस टाइम पे वी फाउंड कि एवरीथिंग वाज इन द स्टैंडर्ड बुक। ज्योग्राफी की एवरी क्वेश्चन वाज अवेलेबल इन द एनसीईआरटीज। हाउ वाज दैट पॉसिबल कि यूपीएससी एनसीईआरटी लेके बैठ रहा है या फिर डीडी बसु ऐसी किताबों को लेके बैठ रहा है? तो वो स्टैंडर्ड सोर्सेज या फिर इग्नू का मटेरियल हो गया, ठीक है ना, तो ऐसी चीजें, या एनआईएस का मटेरियल हो गया। तो इस तरह की जो स्टैंडर्ड सोर्सेज है हम उनको रेफर करते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये हो गया कि क्वेश्चंस पे व्हाट वी फॉलो इज दैट कि यूपीएससी जिस तरह के डिस्ट्रैक्टर्स को यूज कर रहा है, एंड आई वुड लाइक टू डिफाइन डिस्ट्रैक्टर अगेन। डिस्ट्रैक्टर बेसिकली ये होता है कि आपने ये देखा होगा यूपीएससी के सवालों में कि बड़ा ही ऑर्गेनिकली आपको गलत करवा देते हैं। वो ऑर्गेनिकली कहने का मतलब ये कि अगर उसको ये कराना है, यूपीएससी के उस क्वेश्चन को ये कराना है, या यूपीएससी को ये कराना है कि उस क्वेश्चन में आपको सारे स्टेटमेंट को सही करवा दे, वो इतने ऑर्गेनिकली पेश करेगा तीनों स्टेटमेंट्स को कि वो आप गलत ही करोगे, आपको लगेगा हाँ ये गलत तो है। और वैसे ही अगर सही करवाना होगा और अगर वो फैक्ट गलत है तो भी ऑर्गेनिकली प्रोग्रेस करके यूपीएससी आपको गलत करा देगा। तो कहने का मतलब माइंडसेट के साथ, यस, साइकोलॉजी के साथ खेलता है, यूजिंग लैंग्वेज, ठीक है ना, डिस्ट्रैक्टर्स। हाँ, तो डिस्ट्रैक्टर्स हम उसी तरीके के फॉलो करते हैं और इसी कारण से आई कैन बेसिकली क्लेम दैट ऑल्सो नाउ कि 30+ थीम्स वी मैच्ड कंप्लीटली। और कुछ क्वेश्चंस पे तो बकायदा लाइन बाय लाइन जो स्टेटमेंट्स हमने रखे थे, जो पहले हमने एक बार वीडियो किया भी था, डिस्कशन किया भी था हमने, लाइन बाय लाइन वी मैच्ड व्हाट यूपीएससी डज। अब हर क्वेश्चन तो मैच नहीं कर पाएगा और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इनडायरेक्टली तो हम सर 60-70 पे थे ही, इनडायरेक्टली। यस, और फ्रॉम ऑल द मटेरियल वी वर ऑन 60-70। और अगेन मैं यहां पे एक बात कहना चाहूंगा कि आई वुड लाइक टू मेक दिस स्टेटमेंट। मैं ये बात कह सकता हूं कि जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो ग्रंथ नहीं होता है। हम बुक नहीं लिख देते हैं एक्सप्लेनेशन के केस में। वी आर वेरी माइजर विद आवर एक्सप्लेनेशन। कहने का मतलब ये कि जितना रिक्वायर्ड है, जितना एडिक्वेट है, हमारा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लाइन का होता है। कहने का मतलब ये कि स्टूडेंट को आफ्टर ही कमिट्स अ मिस्टेक इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, उसको वो एक्सप्लेनेशन 4-5 लाइन में ही ये समझा देगा कि कैसे वो क्वेश्चन वो सही कर सकता था, ना कि उसको 4 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे टू एनालाइज कि अच्छा ये गलतियां थी। तो कहने का मतलब ये, हम उस साइकिल पे नहीं खेल रहे हैं कि खूब सारा सोर्सेज दे दो, बहुत सारा मटेरियल दे दो और उसके थ्रू आप पढ़ पाओ, क्योंकि वो तो आप वैसे ही बुक से पढ़ लोगे। आपका एक क्वेश्चन गलत होता है अगर, तो यू कैन रेफर द बुक। वाई टू रेफर दोज पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर्स एक्सप्लेनेशन सेक्शन, ठीक है। सो वी ट्राई टू बी वेरी प्रिसाइज विद एक्सप्लेनेशन, और ये एक स्टार्क डिफरेंस है। इसलिए ही हमारे 4 से 5 एक्सप्लेनेशन में से भी कई सारे पोर्शंस ये इस बार के एज इट इज यूपीएससी के 2025 के पेपर के अंदर आ गए थे। सो दैट्स वाई क्लेम दोज थिंग्स। जहां पे ग्रंथ लिखा जाएगा वहां पे क्लेम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज वो तो बुक ही हो गई एक तरीके से। तो दैट इज, दीज आर 2 एरियाज इन विच वी डिफर फ्रॉम द अदर टेस्ट सीरीज इन द मार्केट। ओके, सो 2 एरियाज हैं जहां पे हम स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करते हैं, जो पॉपुलर स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो पॉपुलर बुक्स हैं वो नहीं, स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं। एंड सेकंड की जो हमारा एक्सप्लेनेशन होता है बहुत ही कंसोलिडेटेड होता है, बहुत ही कंसाइज होता है, एंड सो दैट स्टूडेंट्स को एक्चुअल में जो उनको चाहिए वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो सर जो हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, इसको किस तरीके से प्लान किया गया? लाइक सेक्शनल टेस्ट हैं, FLT है, कैसे हम करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करते हैं, अगर उस पर आप कुछ इन्फॉर्मेशन दें तो। जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, श्रीराम साईएस प्रीलिम्स सीरीज, बेसिकली उसमें वी हैव फॉर्मुलेटेड 50 बाइलिंगुअल टेस्ट, ठीक है ना। 50 बाइलिंगुअल टेस्ट के अंदर हमारे क्या क्या टेस्ट आ रहे हैं? 25 शॉर्ट सेक्शनल टेस्ट है। कहने का मतलब ये कि जैसे पॉलिटी के 5 टेस्ट हो गए, ठीक है ना, वैसे इकोनॉमी के टेस्ट हो गए कुछ, ऐसे करके वी हैव एक्यूमुलेटेड 25 शॉर्ट सेक्शनल टेस्ट। इसके अंदर सेक्शंस बनाए गए हैं, जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं उन्हें साथ में क्लब किया गया है, और उसके साथ वो पेपर जो है कंप्लीट किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे कि ऋषभ तुम्हारा डाउट था ना कि एक स्टूडेंट जो है जिसका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको पोर्शंस में वो पढ़ना है, और 1 हफ्ते का टाइम रहेगा बीच में, जिसमें कि वो इन चीजों को प्रिपेयर कर सकता है। अगर प्रिपेयर पहले से है तो रिवाइज कर सकता है, नहीं तो प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है ना, नो इश्यूज दैट। 8 इसमें फुल how many questions will be there in this short 50 questions will be there in each and every short sectional test, ठीक है ना। इसके अलावा which is enough for a person to prepare a particular short section, and that too in theme basis, yes, chapter of course it is theme based, chapter based, section based, and because these are short sections, so 50 question is enough. Last year we took 40 questions in that, but this year we have added 10 more questions ताकि comprehensively cover हो पाए एक section, ठीक है। इसके अलावा and this is for all polity, economy, all the static subjects. Yes, this for all the static subjects. Okay. Next we have 8 full sectional test. What are full sectional test? Basically जैसे पॉलिटी का एक 100 क्वेश्चंस का टेस्ट। इसमें क्या होगा कि जितने भी वो 5 छोटे सेक्शंस कवर हुए हैं उनको एक साथ कॉम्प्रिहेंसिवली
कवर कर लिया जाएगा, हाँ, ताकि काइंड ऑफ रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। एक एस्पिरेंट जो है उसने कुछ पॉलिटी के टेस्ट दिए, ज्योग्राफी के टेस्ट दिए, इकोनॉमी के टेस्ट दिए, एंशिएंट के, मिडिएवल के टेस्ट दिए, तो उनको क्लब करके वी आर मेकिंग 100 क्वेश्चन टेस्ट which are of each and every section or the subject in UPSC. Okay. इसके अलावा at the end means जब एग्जाम पास आएगा नेक्स्ट ईयर फेब ऑनवर्ड्स, व्हाट विल बी डूइंग इज 4 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे GS1 के, ठीक है, बिकॉज GS1 इज द वन विच मैटर्स। आई नो कि CSAT में इश्यूज आने लग गए हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन स्टिल कट ऑफ तो GS1 से ही डिसाइड होती है, तो 4 वो रहेंगे, और एट द एंड वी विल बी हैविंग 4 कंबाइंड टेस्ट. What I mean by combined test is as in that you will have GS1 also, GS2 also. कहने का मतलब 4 CSAT को लोकली CSAT कहा जाता है, वैसे जनरल स्टडीज 2 है वो, तो उसको भी हैंडल किया जाएगा. एंड ऑन द टॉप ऑफ ऑल दिस वी आर गोइंग टू हैव 10 करंट अफेयर्स टेस्ट. करंट अफेयर्स टेस्ट जो कि हर लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ पे होंगे. आपके जो जुलाई का बैच है, ऑफ कोर्स अगस्त के बैच के अलग तरीके से प्लान होंगे, बट फॉर नाउ व्हेन इट इज ऑफ जुलाई विच वी आर टॉकिंग अबाउट राइट हियर, सो इस केस में वो करंट अफेयर्स टेस्ट हर पिछले महीने के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, उनको हम इसमें इंक्लूड करेंगे, और ये भी 50 क्वेश्चंस का ही रहेगा, जस्ट लाइक शॉर्ट सेक्शनल टेस्ट 25 ones which we are going to take of each and every section within the subjects. Okay, and this is for the July month also कि previous पहले से होते हुए आएगा, ये जून से होते हुए आएगा, क्योंकि देखिए मई में तो एग्जाम ही हुआ था, तो हम ये मानते हैं कि जून से यूपीएससी विल बी टेकिंग अप जो करंट अफेयर्स का मटेरियल है, विच दे विल बी एड्रेसिंग इन ऑन द 24th of May ऑफ द नेक्स्ट ईयर, जब वो अपना प्रीलिम्स एग्जाम लेंगे एक्चुअल, ठीक है. तो इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली हम पूरा के पूरा ये जो सिस्टम है 50 टेस्ट का, इसके थ्रू आपकी जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है उसे इंश्योर कर पाएंगे. ओके, एंड ये सर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जुलाई मंथ में कौन से डेट से स्टार्ट होने वाली है? 20th of July. आई गेस की काफी होलिस्टिक वे में हमने डिस्कस कर लिया है. आई होप कि ये जो हमारा डिस्कशन हुआ है उससे आपको सभी टेस्ट सीरीज रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे. एंड अगर आपको श्रीराम साइंस की टेस्ट सीरीज में एनरोल होना है तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा, फॉर्म लिंक मिल जाएगा, आप एनरोल कर सकते हैं. नहीं तो आप डायरेक्टली नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं. अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे. एंड जो स्टार्ट है, जो टेस्ट सीरीज है वो 20th of July से स्टार्ट होने वाला है. एंड जो भी डेरिवेटिव्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे डेरिवेटिव्स जो हैं आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे. सो आई होप आपको ये डिस्कशन काफ़ी फ्रूटफुल लगा होगा. ऑन दिस नोट इस सेशन को एंड करते हैं. मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ. जय हिंद, जय भारत.